हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट में आज हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। तो आइए देखते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जिसकी चालकता चालक पदार्थ व कुचालक पदार्थ के मध्य होती है। और ये जो पॉइंट है इसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था। हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। सेमीकंडक्टर ऐसा पदार्थ है जिसके निषिद्ध क्षेत्र से मतलब यहां फॉरबिडन गैप से है, एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड से है, जिसके निषिद्ध क्षेत्र का परास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जैसे अगर हम लोग जर्मेनियम के लिए देखें, जर्मेनियम व सिलिकॉन के लिए क्रमशः 0.75, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तीसरा पॉइंट है कि चालकता और चालकों की चालकता अत्यंत कम होती है। क्लियर? अब इस पॉइंट को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। चौथा पॉइंट कहता है कि चालकता और चालक पदार्थों की चालकता ताप वृद्धि से बढ़ती है। और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग को देखना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। हम लोग चौथा पॉइंट पहले देखेंगे कि चालकता कैसे ताप वृद्धि से प्रभावित होती है। तो ये स्टार्ट करते हैं चौथे पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सिलिकॉन का एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में से किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं। दोनों ही प्योर सेमीकंडक्टर में आते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आते हैं, नैच अर्धचालक में आते हैं। तो हम लोग सिलिकॉन का एग्जांपल लेकर के आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। और अगर इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम देखा जाए, वन एस एनर्जी लाइन थी, 2s एनर्जी लाइन थी, 2p एनर्जी लाइन, 3s एनर्जी लाइन, 3p एनर्जी लाइन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे भी। क्लियर? ये केवल एक सिलिकॉन एटम के लिए। लेकिन अगर हम लोग सिलिकॉन सॉलिड लेते हैं तो इसमें बहुत ढेर सारे सिलिकॉन जो है वो एटम्स हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, एनर्जी लाइंस का नेचर क्या होगा, ये देखते हैं। अगर हम लोगों ने सिलिकॉन का एक सॉलिड ले लिया, जिसमें n एटम है, हम लोग कह सकते हैं n एटम ऑफ सिलिकॉन अगर है इसमें,
तो एल लाइन वनस एनर्जी लेवल का होगा। क्लियर? एल लाइन 2s एनर्जी लेवल का होगा। क्लियर? एल लाइन 2 पीक एनर्जी लेवल का होगा। क्लियर? एल लाइन 3s एनर्जी लेवल का होगा। क्लियर? एल लाइन 3p एनर्जी लेवल का होगा। इस तरह से क्या होगा कि एन लाइन हर एनर्जी लेवल्स का मिलेगा। तो यहां पे जो लाइन आपको हर एनर्जी लेवल्स का दिख रहा है वो काफी डेंस हो गई है। ये डेंस लाइन ही बैंड कहलाती है। तो ये जो एनर्जी बैंड हमको मिल रहा है इसमें दो एनर्जी बैंड बहुत ही यूजफुल है, एक वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड यहां पर है, क्लियर? और ये हमारा बैलेंस बैंड है। कैसे फाइंड आउट किया हम लोगों ने? दरअसल वो हाई एनर्जी बैंड जो होता है वही बैलेंस बैंड होता है जो पूरा का पूरा भरा हुआ है। अब ये बैंड हाई एनर्जी का है और ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? बैलेंस बैंड। और इसके ऊपर का जो बैंड होगा जो कि इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट एनर्जी बैंड जो होगा वो कंडक्शन बैंड होगा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों के बीच की एनर्जी गैप की। यही जो एनर्जी गैप है, ये जो एरिया रीजन है उसको हम लोग फॉरबिडन गैप कहते हैं। क्लियर? हिंदी में इसको निषिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर हो? अभी क्या होता है कि कंडक्शन तभी होगा जब वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जंप करेगा। क्लियर? और ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहां से इसको क्या दिया जाए, इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, इसको हीट प्रोवाइड किया जाए, एनर्जी प्रोवाइड किया जाए, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाए। फिर एक क्वेश्चन आप कहते होंगे ऐसा क्यों है? बच्चों जानिए कि एक डेफिनेट अमाउंट का हीट होता है जिसको हम लोग केबीटी कहते हैं। ये जो अमाउंट आप हीट को देख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू है 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है इसकी वैल्यू। क्लियर? तो ये बता रहा है कि 25 या हम लोग इसको 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो उसके एनाटॉमी में चेंज हो जाता है, उसके कह सकते हैं उसके अरेंजमेंट में चेंज हो जाता है और वो जंप करके चला जाएगा कंडक्शन बैंड में। लेकिन इतनी एनर्जी से केवल कंडक्टर का ही इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस बैंड में होता है वो ट्रांजिशन के थ्रू कंडक्शन बैंड में चला जाता है। केवल चालक पदार्थों का ही इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी लेकर के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाता है। सिलिकॉन के लिए ये जो एनर्जी गैप है वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर? अब ये जो एनर्जी है इससे 50 गुना ज्यादा है, 50 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर? अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को
वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्शन बैंड में अगर हमको पहुंचाना है तो हमको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे और जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। फिर से एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है, जो चालकता है, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ही बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बढ़ जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने बैंड थ्योरी का सहारा लिया और देखा कि वैलेंस सिलिकॉन के लिए जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है वो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कि अगर इतनी एनर्जी सिलिकॉन के क्रिस्टल को प्रोवाइड की जाए तो उसके वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। क्लियर? अभी क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर इतना ही अमाउंट का हीट जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। ये केवल कंडक्टर के लिए अप्लाई होता है। कंडक्टर की तुलना में ये जो वैल्यू है वो 50 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर इस वैल्यू को पाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग चीज देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ये हम लोग बैंड में देख रहे हैं। सिलिकॉन के क्रिस्टल में ये कैसा होता है, आइए देखते हैं। सिलिकॉन एटम को बना रहे हैं, सिलिकॉन एटम है। और अगर आप वैलेंसी चेक करें सिलिकॉन एटम का, वो कितना है, 4 है। और ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा निकटवर्ती 4 सिलिकॉन परमाणुओं से वह 4 सहसंयोजक बंध बनाएगा। आप चाहें तो इतनी देर में अपने कॉपी पे बना सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन एटम से 4 कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है वो बंधा हुआ है। क्या होता है कि अभी क्या होता है कि वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, जब उसको एनर्जी सप्लाई की जाती है तो वो अपना पोजीशन छोड़ करके ये जो क्रिस्टल का जो अंतरावकाशी स्थान है उसमें चला जाता है। क्लियर? और जहां से जाता है वहां पर एक होल जनरेट हो जाता है, कोटर जनरेट हो जाता है। इसे हम लोग कोटर या अंग्रेजी में इसको हम लोग होल कहते हैं। ये हो गया। और होल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्लियर? तो बैंड में हम लोग देख पा रहे हैं कि बैंड में हम लोगों ने देखा कि कैसे एनर्जी सप्लाई करने पर जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चले जा रहे हैं।
जब क्रिस्टल में इसी को देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि क्रिस्टल में जो जब हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, वो फ्री हो जाता है। और इसी को हम, ये जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ है उसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे और वही कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इलेक्ट्रॉन जहां से जाता है वहां पर एक होल जनरेट करता है। इसी होल को हम लोग, ये जो होल है बेसिकली वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये चीज क्लियर हो गया कि कैसे टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, और कंडक्टिव बढ़ाने के लिए क्यों हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है ये भी पता चल गया। कैसे हम लोग किया, कंपैरिजन किया केवीटी की वैल्यू से। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो दूसरा हम लोग का जो पॉइंट थर्ड था कि जो कंडक्टिविटी है वो सेमी कंडक्टर की वो बहुत कम होती है। आइए उसको देखते हैं। अब हम लोग यहां पे जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये कहता है जो एनर्जी गैप है ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता, अतः ताप वृद्धि की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट देखा कि डेल्टा ई जो फॉरबिडन गैप की वैल्यू है वो ज्यादा है, तो सामान्य ताप पर तो इतनी ज्यादा वैल्यू अचीव कर नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं, और जब वैल्यू अचीव नहीं हो पाती है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता और कंडक्टिविटी नहीं हो पाती। इसीलिए हम लोग को टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। दूसरा चीज जो हम लोगों ने पढ़ा, ऊर्जा, या हम यूं कहें कि न्यूनतम ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है वह क्रिस्टल के अंतरावकाश में चला जाता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकता में योगदान देते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के पश्चात धनावेशित कोटर का निर्माण करता है। धनावेशित कोटर का निर्माण करता है। एक बात ये जानने वाली है कि
सपोज करिए कि ये सिलिकॉन है और ये चार जगह से बंधा हुआ है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो इस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर एक पॉजिटिव होल जनरेट हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, सपोज करिए टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर कम होने लगा, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन ये हो सकता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उस कोटर में चला है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन इस कोटर में आता है तो इसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर? लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी इसीलिए बढ़ती जाती है क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जनरेशन जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा होने लगता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्टिविटी के लिए मेजर रूप से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पर आते हैं कि इनकी चालकता कम क्यों होती है। हालांकि सीधे सीधे इसका आंसर दिया जा सकता है कि चालकता इसलिए कम होती है कि जो फॉरबिडन गैप होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई करेंगे, फिर जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच सकते हैं। मान लेते हैं कि एल लेंथ का एक सेमीकंडक्टर है। क्लियर? और एल लेंथ का जो सेमीकंडक्टर है वो एक बैटरी से जुड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी है वो E है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एंड है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड होगा क्या? सेमीकंडक्टर में जब हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है पॉजिटिव एंड की ओर, और जो पॉजिटिव चार्ज कोटर होते हैं वो मूव करते हैं किधर की ओर? निगेटिव एंड की ओर। क्लियर? और जो करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के ठीक अपोजिट होती है। ये हम लोग जानते हैं। हम लोग कुछ और चीज जाननी पड़ती है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो डिपेंड करता है E इज इक्वल्स टू V बाई, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। जो मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन और कोटर की जो मोबिलिटी है वो डिपेंड करती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। मोबिलिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? जब हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो चार्ज होता है, वो या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल होता है वो एक डेफिनेट वेलोसिटी से मूव करता है। तो वो जो डेफिनेट वेलोसिटी है उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज का भी अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। अब केवल इलेक्ट्रॉन होता तो मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता, लेकिन यहां पे करंट कैरिंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी है और करंट कैरिंग ये कोटर भी है, ये होल भी है, तो डायरेक्शन नहीं बताया सकता ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि दोनों के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दोनों ही मूव कर रहे हैं। और दूसरी तो हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखना हो तो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय E, और मोबिलिटी ऑफ होल इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल डिवाइडेड बाय E। क्लियर कर? ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट मिल गया। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो करंट हम लोग को मिलने लगता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक डेफिनेट वेलोसिटी से जो है वो मूव करता है। जब भी चार्ज फ्लो होता है तभी हम लोग को करंट मिलता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो ये कोटर है वो दोनों ही करंट कैरिंग चार्ज कैरिंग है, और दोनों ही डेफिनेट वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो करंट और इस डेफिनेट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यही रिलेशन होता है।
I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अगर इलेक्ट्रॉन के टर्म में लेंगे तो यहां पे वी लिख देंगे, और होल के टर्म में लेंगे तो हम लोग इसको वी एच लिख देंगे। क्लियर। अब यहां से हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। तो अब आप जानिए कि जो टोटल करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन और होल से जो करंट हम लोग को मिल रहा है उन दोनों का सम होगा। क्लियर। I इज इक्वल्स टू क्या होगा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है इलेक्ट्रॉन के लिए, एन ई ए वी ई प्लस एन एच ई ए वी एच। ये हो गया। क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं आई बाई ए इज इक्वल्स टू ई एन वी ई प्लस एन एच वी एच, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। एक टर्म और को हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, द रेजिस्टिविटी। रो की वैल्यू होती है आर ए बाई एल। क्लियर। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। जब इक्वेशन 1 को जब हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करते थे, E बाई रो इज इक्वल्स टू V बाई R इंटू ए इज इक्वल्स टू I बाई ए, बट I बाई ए इज इक्वल्स टू E एन ई V E प्लस एन एच वी एच। क्लियर। तो अगर हम इसको कुछ ऐसा लिख दें 1 बाई रो, अगर हम लोग इसका और यहां ये जो टर्म है और इस टर्म को हम लोग कंपेयर करने चाहते हैं, तो 1 बाई रो इज इक्वल्स टू ई नीचे चला जाएगा, तो एन वी ई बाई ई प्लस एन एच प्लस सॉरी ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग इसको कुछ इस टर्म को कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ये जो टर्म है अगर हम यहां से कंपेयर करें तो हम लोग अगर रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है या प्रतिरोधकता का जो व्युत्क्रम होता है उसको हम लोग चालकता कहते हैं। क्लियर। ई एन ई ये हो गया मोबिलिटी। क्लियर। प्लस एन एच तो अगर आप ये देखें, इस इक्वेशन को देखो तो आपको पता चलेगा जो सेमी कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करता है मोबिलिटी पर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स पर। तो अगर नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग बच्चों जान लीजिए कि हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है और नंबर ऑफ इंट्रिंसिक साइट होता है, एनआई भी उसके इक्वल होता है। एन इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एनआई। एनआई बेसिकली ये बताता है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना करंट कैरिंग पार्टिकल है। तो ये तीनों वैल्यू एक होती है। तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि जो सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है कि मात्रा कितना है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का। और बच्चों आपको मैं बता दूं सेमी कंडक्टर के लिए मोस्टली 10⁹ एटम में से केवल एक ही कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है। 10⁹ एटम
के कोवैलेंट में से केवल एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो चूंकि ये वैल्यू बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का ये जो फ्री होने का जो टेंडेंसी है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ये बहुत कम है। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कम होगी तो कंडक्टिविटी भी बहुत कम होगी। तो हम लोग का जो टॉपिक था पहले दूसरे टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं थी। जो तीसरा और चौथा टॉपिक था, चौथा टॉपिक ये था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी बढ़ती। तो क्यों टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी? इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि कंडक्टिविटी इंक्रीज करने पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कंडक्टिविटी इसीलिए बढ़ रही थी क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा था, का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के थ्रू कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता क्योंकि जो फॉरबिडन गैप की जो वैल्यू हो जाता है। और जो दूसरा था कि चालकता कम क्यों है, तो चालकता कम इसलिए कि फॉरबिडन गैप के बेसिस पे ही बता सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने पर कैसे बता सकते हैं, तो ऐसे बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दीजिएगा।